गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त 2023 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 4 अगस्त 2023 के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद पिछले वाले करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे और लास्ट में आपके लिए टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो और इस वीडियो की जो पीडीएफ है ये व्हाट्सएप पे प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी नौसेना कमान के जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं ये कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये बने हैं वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पूर्वी नौसेना कमान के जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं ये बने हैं वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर। आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर हैं इनको पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन में बात हुई है पूर्वी नौसेना की यानी कि ईस्टर्न नेवल कमांड की। फ्रेंड्स, आपको बता दूं जो पूर्वी नौसेना कमान है ये भारतीय नौसेना की 3 कमांड स्तरीय संरचनाओं में से एक है और इसकी जो स्थापना है ये 1 मार्च 1968 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है जितेंद्र सिंह ने। फ्रेंड, जो भारत का पहला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर है जो कि लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। तो केंद्रीय राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, क्या नाम है इनका? जितेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, इन्होंने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफ़ायती अगली पीढ़ी के चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी कि MRI स्कैनर को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, जो ये MRI है ये एक प्रकार का स्कैन है जो कि शरीर के अंदर की विस्तृत छवियां उत्पन्न करने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप जो है वो है भारत का पहला। अब हम भारत का पहला इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन जान लेते हैं। तो टाटा ग्रुप कहाँ पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री को स्थापित करेगा? तो ये करेगा गुजरात में। किस राज्य में भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? आंसर है गुजरात को। न्यूनतम गारंटी आय विधेयक को लाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। और भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना की जो शुरुआत है ये भारतीय कंपनी के द्वारा की गई है, अडानी समूह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस राज्य के मनकुराट आम को GI टैग मिला है? सही आंसर है गोवा। फ्रेंड्स, गोवा राज्य का है मनकुराट आम जिसको GI टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है ये प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि गोवा की एक मनमोहक आम किस्म है जिसका नाम है गोवा मनकुराट आम, जिसे कि गोवा मनकुराट या गोवा अल्फांसो भी कहा जाता है। ये गोवा में उगाए जाने वाली एक आनंददायक आम की किस्म है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने इस आम को मलकोराटा नाम दिया था जिसका मतलब क्या था? खराब रंग। बाद में फ्रेंड्स ये कोंकणी में मनकुराट आमों के रूप में विकसित हुआ। और फ्रेंड्स, आइए अब हम ये भी जान लेते हैं कि किसी भी वस्तु को GI टैग जो है ये क्यों प्रदान किया जाता है। तो GI टैग का फुल फॉर्म है जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत। और भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स को लागू किया था। फ्रेंड्स, इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का जो कानूनी अधिकार है ये GI टैग मिलने के बाद उस राज्य को दे दिया जाता है। फ्रेंड्स, GI टैग के फ़ायदे क्या हैं कि GI टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की जो कीमत है और उसका महत्व बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स, इस वजह से इसका जो एक्सपोर्ट है ये भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? फ्रेंड्स, ये जो समिट है ये होगा बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। तो 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 जो है
इसका आयोजन किया जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो फ्रेंड जो भारत है ये 25 से लेकर 28 सितंबर तक बेंगलुरु में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए तैयार है, जहां पर फ्रेंड्स 80 से अधिक देशों के खरीदारों के लिए अपनी विविध कॉफ़ी पेश की जाएगी। और ये पहली बार है कि यह जो आयोजन है ये एशिया में होगा। फ्रेंड्स इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है कि कॉफ़ी उत्पादन श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कॉफ़ी किसानों को लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर देने के साथ नवीन अवसरों और बाज़ारों के लिए मार्ग बनाना है। फ्रेंड्स अब हम अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन है ये संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1963 में स्थापित एक संगठन है। फ्रेंड्स इसका जो मुख्यालय है ये लंदन में है, जो कि यूके में है। और जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि कॉफ़ी जो है ये विश्व में सबसे अधिक व्यापार की जाने वाली वस्तु है। और फ्रेंड्स भारत में शीर्ष कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन से हैं? फर्स्ट पर है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है फाल्कन शील्ड 2023, ये किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? फ्रेंड्स ये जो अभ्यास है ये होगा चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है फाल्कन शील्ड 2023 जो कि एक वायु सैनिक अभ्यास है। फ्रेंड्स ये होगा चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि चीन और संयुक्त अरब अमीरात की जो वायु सेनाएं हैं ये उत्तर पश्चिमी चीन के झिजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास को आयोजित करेंगी। और जो फाल्कन शील्ड 2023 है ये अभ्यास दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण होगा। फ्रेंड्स इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दूं कि दोनों सेनाओं के बीच व्यवहारिक आदान प्रदान और सहयोग को गहरा करना और आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाना है। और ये किन के बीच होगा? चीन और यूएई के बीच। अभ्यास का नाम क्या है? फाल्कन शील्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल के लिए जो प्राण वायु देवता पेंशन योजना है ये कहाँ की सरकार ने लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स ये जो योजना है ये लॉन्च की है छत्तीसगढ़ ने। तो 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल के लिए जो प्राण वायु देवता पेंशन योजना है इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की राज्य की सरकार ने। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेश बघेल। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस योजना के तहत प्रदेश सरकार के द्वारा 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वालों को पेंशन दी जाएगी। क्या होगा? इस योजना के तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2500 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के वेनिस शहर को विश्व खतरे की सूची में जोड़ा है? फ्रेंड्स हाल ही में यूनेस्को ने इटली के वेनिस शहर को विश्व खतरे की सूची में जोड़ा है। आइए जान लेते हैं इसका क्या कारण है। तो यूनेस्को के विशेषज्ञों ने एक नई रिपोर्ट में कहा है कि इटली के वेनिस को खतरे में विश्व विरासत स्थलों की सूची में जोड़ा जाना चाहिए। और वेनिस के साथ ही यूक्रेन में कीव और लवीव भी इस साल साइटों की खतरों की सूची में डालने की सिफारिश की गई है। फ्रेंड्स जो वेनिस है ये काफ़ी सालों से बहुत अधिक पर्यटकों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहा है। और इन शहरों को खतरों की सूची में शामिल करने का कारण ये है कि बड़े पैमाने पर पर्यटन, विकास परियोजनाओं और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई है यूनेस्को की। यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना जो है ये 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है? सही आंसर है नेपाल। फ्रेंड्स फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए भारत ने नेपाल के साथ एक समझौता किया है। तो NHPC लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल ने नेपाल में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए नई दिल्ली में एक समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू की गई है? फ्रेंड्स ये जो प्रदर्शनी है ये हुई है लेह में।
तो हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी जो है ये आयोजित हुई है लेह में। तो एशिया की अब तक की सबसे ऊंची समकालीन भूमि कला समूह प्रदर्शनी, जिसका शीर्षक क्या है, सा, को लेह लद्दाख में 3600 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई पर लॉन्च किया गया है, जो कि जलवायु के अंतर संबंध पर ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है अश्वनी वैष्णव ने। फ्रेंड्स, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है अश्वनी वैष्णव ने। तो संचार और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है। और इस अलायंस को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है कि तकनीकी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर 6G तकनीकी, व्यावसायिक और सामाजिक ज़रूरतों को समझना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 4 अगस्त के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आपको करवा दी, और अब मैं आपको कल वाले करंट अफेयर्स को रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक बने हैं गणेशन कनबिरान। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है ये किया गया है गांधीनगर। इसरो ने सिंगापुर के साथ 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से हाल ही में लॉन्च किया है। अमेजन इंडिया का जो पहला फ्लोटिंग सेंटर है ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। टेनिस टूर्नामेंट वार्सो ओपन 2023 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है ईगा स्वियाटेक ने। ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 मिला है दीपक शेनाय को। भगनी प्रसूति सहायता योजना को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है, जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने हैं उत्तम सिंह। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? फ्रेंड्स, जो आंसर है ये आपने कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।